18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल होगा चुनाव। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा कि हमारी सरकार सदैव गरीब परिवारों के विकास के लिए करती है कार्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल करेंगे प्रदेशवासियों को प्लॉट वितरण। रोहतक में होगा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। आज देश भर में भाजपा द्वारा मनाया जा रहा है काला दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 के आपातकाल का विरोध करने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने का क्रम आज भी जारी है। इस क्रम में कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना के जीते हुए सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के समक्ष संसद सदस्यता की शपथ ली। दूसरे दिन भाजपा सांसद और एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इनके अलावा सांसद LS बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोपाल कांगड़ा पट्टी समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और ये सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरी के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। उनके हक के लिए हम हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गरीब, विधवाओं, अनाथों, अनेक दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों के युवाओं तथा कच्चे कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में कुछ अतिरिक्त अंक देने की नीति फरवरी 2018 में बनाई गई थी। इस नीति के कारण तब से अब तक हजारों गरीब युवाओं तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी मिली है। पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार के सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक के प्रावधान की स्वयं ही सराहना भी की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस संबंध में ओछी राजनीति करते हैं और उल्टी बयानबाजी करके झूठ और भ्रम फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ने पिछले 9.5 सालों में 1,32,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि उन गरीबों के साथ कुठाराघात करने का काम ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। उन्हीं के ही एक भर्ती रोको गैंग सदस्य हैं जो इस प्रकार के गरीबों को भी नहीं बख्श रहे, गरीबों का भी शोषण करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, विधवाओं, अनाथों व विमुक्त जाति व टपरीवास के गरीब युवाओं की मदद करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9.5 सालों में बिना पर्ची खर्ची के लगभग 1,32,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं, जिससे आज युवाओं में आशा और विश्वास का संचार हुआ है। लोगों के साथ खड़ी है। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था, एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी, क्योंकि पर्ची और खर्ची से नौकरियां लगती थी।
हमने योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,32,000 नौकरियां देने का काम किया है। 1,32,000। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल रोहतक में पात्र गरीब परिवारों को प्लॉट वितरण करेंगे। इसको लेकर सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री का लाइव कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कमल गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और सिरसा व फतेहाबाद के गरीब पात्र परिवारों को प्लॉट वितरित करेंगे। सिरसा के उपायुक्त RK सिंह ने बताया कि कल सिरसा के लगभग 853 और फतेहाबाद के 190 से ऊपर परिवारों का कल सपना पूरा होगा। उन्होंने बताया कि गरीब पात्र परिवार के लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल 26 तारीख को हरियाणा के लगभग सभी जिलों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी कि उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे रोहतक में, उसको लाइव दिखाया जाएगा सिरसा जिले के CDLU के मल्टीपर्पज हॉल में। और कुल 853 और 190 से ऊपर फतेहाबाद के जो हैं, यानी कि 1000 से ऊपर प्लॉट सर्टिफिकेट कल हमारे मुख्यमंत्री जो श्री कमल गुप्ता जी होंगे उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और जो बहुत सारे लोगों का जो घर का सपना वो साकार होगा। इस प्रकार से यह स्कीम भी कंटिन्यूस रहेगी। आगे जब भी कुछ जो लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहें तो अगले वाली लॉट में अप्लाई करेंगे, उनको भी हम प्लॉट देने का काम करेंगे। 1975 में आज के ही दिन देश में लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल लगाया गया था। कांग्रेस की इंदिरा गांधी शासित सरकार ने विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, साथ ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। इस दिन को याद करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिसके तहत कांग्रेस के अधिनायकवाद और संविधान के प्रति उसकी अवहेलना को उजागर करेगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में लोकतंत्र के काले दिन शीर्षक में मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि आज के दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। PM ने आगे लिखा कि सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के विधायक लाए, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को एक अप्रत्याशित अवसर बताया था, जिसने उन्हें विभिन्न राजनीतिक नेता और संगठनों के साथ काम करने का मौका दिया। जिससे उन्हें विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोण से रूबरू होने का मौका मिला। 49 साल पहले 1975 में 25 जून को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। इस दिन को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। इस संदर्भ में आज पंचकूला स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आपातकाल 1975 पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के समय जेल में गए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लघु नाटिका द्वारा भी उस समय किए गए अत्याचारों को दर्शाया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 25 जून 1975 का वो काला दिन था जब पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था। देश में सेंसरशिप लग गई थी, बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी।
जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था। आपातकाल का विरोध कई संगठनों ने किया। लोकसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए द्वारा ओम बिरला का नाम प्रस्तावित किए जाने पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है वो जीतेंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर इमरजेंसी का वो काला दिन उन युवाओं को बताने के लिए, उन युवाओं को जागरूक करने के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को अपने पैरों तले रौंदा हो, 100 बार संविधान के अंदर परिवर्तन किया हो, वो आज संविधान का जो पवित्र ग्रंथ लिखा हाथ में लेकर के छाती के साथ लगा करके शब्द लेने का एक नाटक कर रहे हैं। संविधान को राजनीतिक फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज इस इमरजेंसी के जब 49 साल पूरे हुए, ऐसे युवाओं को इस बात का पता लगे कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, यहाँ मुझे अभी जानकारी मिली है शायद ओम बिरला जी का नाम तय किया। हर हालत में वो जीतेंगे। विपक्ष को पुरानी परंपराओं को निभाते हुए। आपातकाल के दौरान जेल गए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उस समय तानाशाही चल रही थी। उस समय नो वकील, नो अपील, नो दलील की परिस्थिति थी। जेल में तो बहुत आराम से रहे, जेल में बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं हुई, किंतु वो एक अपना ही अध्याय था। मैं कभी कभी एक बार ये चर्चा करता हूँ कि आज ये कहते हैं कि तानाशाही उस समय देखी हमने जब किसी को बोलने की, बातचीत करने की, कुछ लिखने की, कुछ कहने की, नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस स्थिति की रचना रहती थी। उस समय कितने अत्याचार किए। आज तो सब कुछ प्रावधान होने के बाद कहते हैं कि हमारे को तानाशाही चल रही है। तो ये सोचने की बात है। वास्तव में वो एक बहुत बड़ा काला अध्याय था। हिसार के भाजपा जिला कार्यालय में आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया था। उन्होंने बताया कि आपातकाल के उसी दिन को प्रदेश भर के भाजपा के जिला कार्यालयों में काले दिन के रूप में याद किया जा रहा है। आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन्हें आज सम्मानित किया गया है। सुभाष बराला ने बताया कि हिसार में ऐसे ही 58 लोगों की सूची मिली थी, जिसमें से 27 लोकतंत्र प्रहरी या उनके परिवार के सदस्य भाजपा कार्यालय में पहुंचे हैं, जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। लोकतंत्र के जो प्रहरी थे, लोकतंत्र के जो सेनानी थे, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने में उस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिन्होंने बहुत यातनाएं, पीड़ाएं सहन करके लोकतंत्र को बचाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना सक्रिय योगदान दिया था, ऐसे महानुभावों को आज हमने सम्मानित करने का काम किया है। और आज हिसार में भी लगभग 58 लोगों की सूची बनी थी। हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने ऐसे सब महानुभावों का, बुजुर्गों का, माताओं का, परिवार के जो सदस्य आए थे कुछ के, उन सब का सम्मान किया है। आपातकाल में जेल में बंद किए गए लोकतंत्र के प्रहरी के परिजनों ने कहा कि सम्मान पाकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज तक जितनी भी सरकारें आई, उनमें से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। मेरे पति जब जेल में गए थे ना, तो बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम। तो आज सम्मानित किया गया है, तो इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि आपको मिलके, सबको मिलके सम्मान हो रहा है, तो मन बड़ा खुश हो रहा है बहुत ज्यादा। सरकारें आई, इतनी सरकारों में आ गया, आज तक भी कोई भी इस बारे के अंदर किसी ने भी नहीं सोचा कि ये एक आगे हमारे आगे मनोहर खट्टर जी आए और पार्टी के आगे लोगों ने आगे सोचा, हमें बहुत अच्छा लगा। एक आगे मान सम्मान होता है कि उस समय इमरजेंसी के दौरान जो आगे परेशानी आई, वो उनको परिवार वालों को ही सबको मालूम है कि एक ही आगे उस समय बंदा होता था कमाने वाला, और वही अंदर हो, और रोज की ताजी पगार कमाने वाले होते थे उस दौरान। तो कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई बैंक बैलेंस या कुछ। आपातकाल को लेकर आज भाजपा जिला कार्यालय पलवल में काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र के सेनानियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान संदीप जोशी ने कहा कि भाजपा पार्टी सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति करती है और लोकतंत्र पर विश्वास करती है। देश को प्रथम मानने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि 25 जून को भारतीय लोकतंत्र के काली दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने और काबिज होने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी। पच्चीस जून को जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता पे काबिज रहने के लिए आपातकालीन स्थिति लगाई थी, उसके विरोध में जिन लोकतंत्र सेनानी, ये भी भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आए तो उन्होंने परिभाषित किया है, उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मानित करने के लिए जिन्होंने उस समय आपातकाल का विरोध किया, दोबारा से 1977 में लोकतंत्र दोबारा से स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में सत्ता में लाए और इस देश की लोकतंत्र कायम रखा। इनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई 2024 तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बहादुरी, खेलकूद, सोशल साइंस, विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण सहित आर्ट एवं कल्चर के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदक की आयु 31 जुलाई को 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए। 2025 के जनवरी माह में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अवार्ड की घोषणा 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी। विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल पुरस्कार को 2 श्रेणियों, बाल वीरता पुरस्कार व बाल उत्कृष्टता पुरस्कार में विभाजित किया गया है। दोनों श्रेणियों में कुल 25 बच्चों का चयन किया जाएगा। दोनों ही पुरस्कारों में 1-1 लाख रुपए की राशि एवं 1 मेडल देकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसका यात्रियों को फायदा मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से गर्मियों में धान रुपाई के लिए प्रवासी मजदूर हरियाणा, पंजाब आते हैं, जिसके चलते रेलगाड़ियों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए रेल विभाग ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चला रहा है। सरहिंद से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन आज सुबह अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान यात्रियों ने बताया कि इस गाड़ी के चलने से उन्हें लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें यात्रा में कई दिन लगते थे, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रा काफ़ी आसान हो गई है। सुविधा सही है, मतलब आने जाने के लिए सही, हम तो सफर करते हैं, बदन जाते हैं काम करते हैं, ये सही है, काम चल रहा है, जगह सही हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, रेलवे सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। नई नई ट्रेनें चलेगी, सभी के लिए सुविधा भी होएगी, आने जाने के लिए बहुत फ़ायदा होगा पब्लिक को। बाहर से आए हैं, ये अम्बाला हरियाणा है, यहाँ पर खाते हैं, कमाते हैं, और सरकार ने ट्रेन भी बहुत बढ़िया दिया है, जाने आने का सफ़र भी बढ़िया दिया है, बढ़िया है ट्रेन, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भीड़ तो करता ही है। देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हुए 7 वर्ष बीत चुके हैं। इस बदलाव के तहत ही वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। इसमें 17 स्थानीय टैक्स और फीस को शामिल किया गया था। पिछले 7 वर्षों में देखा जाए तो कई गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी से टैक्स की दर में कमी आई है और जनता को सीधा फायदा हुआ है। जींद जिले के व्यापारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि जीएसटी लागू होने से व्यापार में पारदर्शिता आई है और देश की विकास दर में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि एक बार बिलिंग में जीएसटी पे करने पर व्यापारियों को भी लाभ होता है। जीएसटी लगने के बाद 7 साल आज पूरे होने के उपलक्ष्य में जीएसटी जो एक बार लगा है, उसके बाद व्यापारी को दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापारी कहीं भी व्यापार कर सकता है, और जिससे व्यापारी को और कस्टमर को, जो कि एक कंज्यूमर है, उसको बहुत ज्यादा लाभ है। जीएसटी के 7 साल पूरे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इससे लगभग 2 नंबर के तकरीबन काम रुक गए हैं और बड़ी अच्छी पहल है सरकार की ये। इससे सरकार को भी फायदा है और आम आदमी को भी फायदा है। व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी लागू किया गया था, जिसे अब 7 साल पूरे हो गए हैं और 7 साल में जो जीएसटी लगाया था उसके फायदे भी नजर सामने आए लोगों को। बिलिंग की बात की जाए, किसी भी बिल में एक बार ही जीएसटी पे करके व्यापारी को भी लाभ होता है और आम कस्टमर को भी लाभ हुआ है। और जीएसटी जो जाता है उसका फायदा सीधा सीधा भारत सरकार के थ्रू आम जनता तक पहुंचा है। जीएसटी गवर्नमेंट का एक अच्छा कंसेप्ट था, इससे व्यापारियों को भी और सरकार को भी बहुत फायदा हुआ है। चोर बाजारी जो है बंद हुई है, काफी सबको फायदा हो रहा है इससे। धीरे धीरे 1 नंबर में हो रहा है सारा काम, बैंकिंग का काम बढ़ गया है। बहुत अच्छी सोच थी सरकार की और काफी हद तक ये कामयाब भी रही है। परीक्षा सुधारों पर केंद्र के उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई। इस उच्च स्तरीय समिति गठन की घोषणा शनिवार को हुई थी। ये समिति राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा, प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की कार्यप्रणाली पर सिफारिश करने का कार्य करेगी। इस समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को सौंपी गई है। आपको बता दें कि 7 सदस्य समिति अगले 2 महीनों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। The high-level committee of experts that are set up by the Government of India, Ministry of Education, for looking at the entire gamut of entrance tests in the country, met today, and the first priority for us is to elicit from the students and parents of this country their concerns and their suggestions. We are going to engage with them as far as possible in person or through the electronic media. And in the next fortnight, we like to consolidate this. The next priority for us is to build quickly a robust system for starting the tests. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान के अब सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं, क्योंकि अब जिला प्रशासन के साथ साथ जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई। इसका बेहतर परिणाम जिला जींद में सामने आया, जिसमें 19 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट परिणाम लाने पर जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा एवं सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया, ताकि और भी जनप्रतिनिधि इससे प्रेरित होकर देश से टीबी को जड़ से मूल से समाप्त करने में अपनी बेहतर भूमिका अदा कर सकें। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि अब हमारा प्रयास रहेगा कि समूचे जिले को टीबी मुक्त किया जाए। 19 पंचायतें हमारे जिले की ऐसी हैं जिन्होंने टीबी अपने आप को टीबी फ्री कर दिया है, टीबी मुक्त हो गए हैं। और इसके लिए जो हमारी हेल्थ की टीम हमारे सारे डॉक्टर पालेराम, हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल हैं, इनके प्रयासों से और सभी हमारे पंचायतों के जितने सरपंच हैं उनके प्रयासों से ये है कि तो हम इस फीट को अचीव कर पाए। और हमारा आगे उद्देश्य ये रहेगा कि सिर्फ 19 इन्हीं जिले की हमारी हर एक पंचायत जो 100% टीबी मुक्त हो जाने वाली। तो ऐसी 19 पंचायत जो हैं उनके सरपंचों को आज बुला करके उपायुक्त महोदय के द्वारा उनको सम्मान चिन्ह भेंट किए और उनको सम्मानित किया। और बेसिक हमारा पर्पज ये इस प्रोग्राम का यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2025 तक पूरे देश से टीबी को ख़त्म कर देना है हिंदुस्तान से, तो उसी दिशा में ये एक कदम है। अभी हमारी 19 पंचायतें हैं, धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल तक लगभग संपूर्ण जिले से टीबी मुक्त हो जाए। डीसी साहब ने हमें जो सम्मानित किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है डीसी साहब का। जो टीबी को ख़त्म करने का जो मुद्दा चल रहा था, जो डीसी साहब ने बोला था कि टीबी को जड़ से ख़त्म करना है, उसके प्रयास हमारे रहे कि गांव में टीकारोपण करवाया गया, गांव में मुनादी बार बार मुनादी करवाई गई। हर घर जो हमारी आशाई वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके साथ जाके हर घर घर जाकर हमने टीका लगवाया और उस सफलता का फल ये मिला है कि जी आज हमारे गांव में कोई भी टीबी का मरीज नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिन्होंने बेहतर प्रयास किया है उन्हें वे इस कार्य के लिए शुभकामना देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश से पोलियो को समाप्त किया है, इसी प्रकार से टीबी को भी दूर भगाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों को अपना सार्थक भूमिका अदा करनी होगी। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग की समस्या, इस बीमारी में शरीर में कई हिस्सों में सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। इस रोग को लेकर लोगों के मन में डर और कई भ्रांतियां हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलेनाइटिस नामक कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती हैं, लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और त्वचा का रंग बदलने लगता है। विटिलिगो बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें सफ़ेद दाग स्किन पे होने लगते हैं। कई बार बाल सफ़ेद होने लगते हैं स्किन के और सर के, पलकों के, भौहों के। मेलानोसाइट नाम का एक सेल होता है जिसका काम होता है रंग बनाना। उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करने लगता है और इस वजह से रंग स्किन का, बाल का जाने लगता है। इसके कोई खास ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं होते जिसको आप प्रिवेंट कर सकें, जिसको आप बदल सकें। थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। कई बार मरीज हमसे पूछते हैं कि हमने सफ़ेद रंग की चीज़ें खा ली, हमने दूध पी लिया, उसके साथ मछली खा ली, हमने अंडे खा लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सफ़ेद रंग के खाने के पदार्थ खाने से सफ़ेद दाग बनने लग जाए। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी स्व प्रतिरक्षक प्रणाली जब अपने ही शरीर के ऊतकों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है तब ऐसा होने लगता है। विटिलिगो में त्वचा में मेलेनाइसाइट्स कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या कार्य करना बंद करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से त्वचा और बालों का रंग हल्का होने लगता है या फिर सफ़ेद हो जाता है। स्किन विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। विटिलिगो इकलौता कॉज नहीं है सफ़ेद दाग होने का। कई बार और बहुत ही साधारण चीज़ें हो सकती हैं जो विटिलिगो जैसी नज़र आती हैं पर विटिलिगो नहीं होती। जैसे कि कुछ ड्राई स्किन, कई बार ड्राई स्किन के पैचेस चेहरे पर होते हैं जिसको हम पिट्रियासिस एल्बा बोलते हैं, वो विटिलिगो जैसा लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को जान से मारने की धमकी भरे पत्र के बाद सोमवार को जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के परिजनों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक से लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर मुलाकात की। डीसी तथा एसपी से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष को डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें गोली मारने, गाड़ी से कुचलकर मारने की धमकी दी गई है। साथ ही उसमें गत 31 जुलाई को नूंह शहर में हुई हिंसा में लोगों को नाजायज़ मुकदमों में फंसाने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के परिजन व कार्यकर्ता चाहते हैं कि मामले की त्वरित व निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष के परिजनों ने सुरक्षा की मांग उठाते हुए कहा कि उनके पूरे परिवार में डर का माहौल है। चाहते हैं कि सर इस पे जो भी दोषी हो, जो माहौल खराब करने की शरारत की गई है वो गलत है और माहौल खराब ना हो, इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि क्या कहते हैं जो भी दोषियां होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री को भी लिखित में भेजा गया है और यहाँ पे भी प्रशासन को दिया गया है और हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसके बारे में कड़ी कार्रवाई की जाए और इस विषय में जल्दी जल्दी गिरफ्तार की जाए और जिससे माहौल सही रहे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रहे। क्योंकि ये इसमें लिखा गया है 22 तारीख पिछली दंगों की भी लिखे गया है, गोली मारने की भी लिखी हुई है और ये मुझे लगता है कोई ये छोटी समझी साजिश है और ये और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसमें गिरफ्तारी करके और इन्वेस्टिगेशन में प्रशासन द्वारा सब क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इस बारे में एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में शिकायत मिल चुकी है। जल्द ही इस मामले में जांच तेजी से की जाएगी और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जाएगी। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धमकी भरा एक पत्र दिया गया है तो उस पे हमने अपनी जांच शुरू कर दी है और पूरी मुस्तैदी से हम देखेंगे कि अगर उसमें जो भी अगर सच्चाई पाई जाती है और उसमें अगर जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी उनके पास पुलिस की सुरक्षा पहले से मौजूद है तो वो अभी भी बरकरार है, उसमें अगर जैसे भी कोई चेंज की अगर आवश्यकता होगी तो उस हिसाब से देखा जाए। उन्होंने कहा कि जहां तक सुरक्षा की बात है तो भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को एक गनर पुलिस विभाग की तरफ से पहले ही दिया हुआ है
और समीक्षा की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 2024 को अहर्ता तिथि मनाते हुए फोटो युक्त मतदान सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून 2024 को बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन शुरू किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को वापस बुलाएं जिन्हें BLO के रूप में नामित किया गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।